मैथमेटिक्स में आपने एक्सरसाइज 10.1 और उससे पहले जो न्यूमेरिकल्स, उससे पहले जो एग्जाम्पल्स थे उन्हें आपने सॉल्व कर लिया है। तो एक्सरसाइज 10.1 तो बड़ी आसान एक्सरसाइज थी, उसमें ज़्यादा तो कुछ कैलकुलेशन और वैसा कुछ डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं लगा। 10.1 एक्सरसाइज के बाद 10.2 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि एक्सरसाइज 10.2 में किससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो उन्हें पहले पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो होगा एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन करना। एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, छोटी छोटी मगर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है वो चीज़ें, उन्हें वन बाय वन देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको वेक्टर का एडिशन सीखना पड़ेगा कि सदिशों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है। वैसे सदिशों का जोड़ घटाना आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पर भी एक बार उसको देख लेंगे हम जल्दी से और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ रहे हैं 10.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, सदिशों का योग पढ़ेंगे। सदिशों का योग, जैसे हमको दो या दो से ज्यादा सदिश दे दिए जाए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सदिशों का योग होता है उसके हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। सदिशों के योग के दो मेथड्स यूज करते हैं हम। कौन कौन से दो मेथड? एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल मेथड, त्रिभुज विधि उसको कहा जाता है, ट्रायंगल मेथड। और दूसरी विधि जो होती है वो होती है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, इसको बोला जाता है त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। त्रिभुज विधि, और इसको कहा जाता है समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि, दो विधियों से हम सदिशों को जोड़ते हैं, ठीक है। वैसे ये जो दो विधियां हैं, इन विधियों से हम दो सदिशों को जोड़ते हैं। सदिशों को जोड़ने का एक और मेथड होता है जिसे हम पॉलीगन मेथड कहते हैं, बहुभुज विधि। उस विधि में हम एक से ज्यादा सदिशों को जोड़ते हैं। इन दोनों मेथड्स में से कितने सदिश जोड़े जाते हैं? ओनली 2 वेक्टर्स आर एडेड। ये जो दोनों ही मेथड होंगे, इनसे केवल 2 वेक्टर हम जोड़ सकते हैं। एक जो थर्ड मेथड आपका रहेगा उसको हम बोलते हैं पॉलीगन मेथड, मतलब बहुभुज विधि उसको हिंदी में बोला जाता है, बहुभुज विधि। बहुभुज विधि में हम मोर देन 2 वेक्टर्स ऐड करते हैं। जब हमें 2 से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने होते हैं तो फिर इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स आर एडेड। 2 से ज्यादा सदिशों को जोड़ा जाता है इस मेथड से। कैसे जोड़ेंगे हम? सबसे पहले ट्रायंगल लॉ देखेंगे। नंबर 1 ट्रायंगल लॉ। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पढ़ने को आप ये सारे मेथड फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से चलूंगा यहाँ पर। ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, इसमें वैसे पहले भी बताया गया कि 2 सदिशों को ही इससे हम जोड़ सकते हैं। तो कोई भी 2 सदिश आपको दिए जाएंगे तो आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे एक वेक्टर आपको ये दे दिया गया जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण भी बताई गई, डायरेक्शन भी बताई गई, परिमाण और दिशा में इससे प्रदर्शित किया गया ये एक वेक्टर। एक वेक्टर आपको ऐसा दे दिया गया, सपोज दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपको बोला गया कि इसको जोड़िए त्रिभुज विधि से। तो त्रिभुज विधि से जोड़ने में क्या करेंगे? आपने पिछली क्लासेस में पिछली क्लास में
एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, याद है आपको? मुक्त सदिश की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में हमने क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा था विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी कैन डिस्प्लेस द वेक्टर पैरेलली। किसी भी सदिश का परिमाण बदले बगैर, परिमाण में परिवर्तन किए बिना हम उसे समांतर रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने डिस्प्लेस किया, ये हमने यहां पर बना दिया। जितना परिमाण और जो दिशा दी गई है उतने परिमाण का और उसी दिशा में हम इस वेक्टर को बना देंगे। पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया। इसको यहां जाके आप ऐसा नहीं कर सकते, पैरेलली ही डिस्प्लेस करेंगे आप। इसको भी हम पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे, पर ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को ऐड करते समय एक बात का ख्याल रखना है कि पहले वेक्टर से जब दूसरे को ऐड करोगे तो पहले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से ही अगले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ऐड करेंगे आप। पहले वेक्टर का ये टर्मिनल पॉइंट है, दूसरे वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, तो इसके टर्मिनल पॉइंट से इसका इनिशियल पॉइंट जुड़ेगा। तो इसको आप पैरेलली ऐसे डिस्प्लेस करके लाओ, लेकिन ऐसा लाओ कि ये वाला पॉइंट इसका यहां पर आ जाए। तो जब आप ऐसा लाओगे तो ये इस तरीके से यहां पर आके बैठ जाएगा। समझ में आया? तो पैरेलली हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऐसा लाते लाते ऐसा नहीं कर सकते हम उसको। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में आपने पढ़ा है। तो हमने ए में बी ऐड कर दिया। अब अगर दो वेक्टर्स को जोड़ा है तो हमें कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। वो रिजल्ट कहां से मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा कि जो पहला वेक्टर होगा उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा उससे सेकंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। ये भी एक वेक्टर मिलेगा आपको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर। ये वेक्टर ही इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। इसे हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर आपने इसका परिमाण नाप लिया और इसकी दिशा नाप ली तो ये एक वेक्टर है, इसका परिमाण और इसकी दिशा से जो वेक्टर बनेगा वो इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा। तो दो सदिशों का योग हम इस तरीके से करते हैं। और त्रिभुज नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तो दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट जब बना लेते हैं तो उससे जो फिगर तैयार होता है वो त्रिभुज तैयार हो जाता है। इसलिए हम इस लॉ को बोल देते हैं ट्रायंगल लॉ। नहीं समझ में आई बात आपको? तो ये हमारा काम है। एक चीज और आप ये सोच सकते हो कि क्या हर बार इसी में इसको जोड़ेंगे? पहले आपने इसी को क्यों खींचा, उसको बाद में क्यों खींचा? आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि पहले हम इसको बनाए बाद में इसको बनाए तो क्या आंसर नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। आप पहले इसको बनाइए बाद में इसको बनाइए, आप फिर भी आंसर पाओगे। तो क्या आंसर अलग आएगा? नो, सेम आंसर आएगा। मैं करके आपको दिखाता हूं। देखो, पहले आप इसको बना लीजिए, पैरेलली डिस्प्लेस कर लीजिए इसे। यहां पर हम इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके ले आए। ये देखिए वेक्टर बी बना लिया। मैग्नीट्यूड बदलेंगे नहीं आप। अब देखो ये हो सकता है, आप वहां से देख रहे हैं, हो सकता है मेरा ये वेक्टर कभी थोड़ा बड़ा बन जाए कभी थोड़ा छोटा बन जाए, क्योंकि हम नाप के तो नहीं बना रहे हैं ना। बट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्री वेक्टर की कॉन्सेप्ट ये है कि परिमाण बदलना नहीं चाहिए और उसी के समांतर ही आप डिस्प्लेस कर सकते हो। तो अब उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं आपके अंदर आना चाहिए कि आपने तो थोड़ा लंबा बना दिया है, आपने थोड़ा छोटा बना दिया है। वो मेरे से हो सकता है, कौन सा नाप के बना रहे हैं, और हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता ना। ये मैंने पहले इसको बना दिया, अब हम इसको बनाएंगे जाके। तरीका वही है ट्रायंगल लॉ का। तरीका ये कि पैरेलली डिस्प्लेस करो। एक तो पहली बात फ्री वेक्टर से, दूसरा इसका इनिशियल पॉइंट उसके टर्मिनल पॉइंट पे ही जाना चाहिए। तो खिसका के ले जाओ इसको, ऐसा पैरेलली ले जाना, ऐसे वैसे जैसे तैसे मत करिएगा, खिसका के लाओ और ये ऐसा आ गया। दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। बी में मैंने वेक्टर ए को ऐड कर दिया। अब वेयर इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? फिर से पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लीजिए, सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट लीजिए, इसको मिलाइए। ये जो एक वेक्टर बनेगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सो वी कैन राइट इट एज वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
आप देखेंगे, चाहे इससे जोड़िए चाहे इससे जोड़िए, आप जब भी आर का परिमाण और दिशा निकालेंगे, यहां भी आर का परिमाण और दिशा निकालेंगे, आप पाएंगे कि दोनों जगह आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में बना लो, इट डजंट मैटर, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर सेम ही रहेगा आपका, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी आपको समझ में आ गया? सो दिस मेथड इज नोन एज ट्रायंगल लॉ। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैरेललोग्राम मेथड। समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होगा? समांतर चतुर्भुज नियम में इन्हीं दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। मान लिया कि समांतर चतुर्भुज नियम में इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना है। फिर से पहले इस किसी को भी पहले बनाओ यार, इसको भी पहले, इसी को बना लो पहले। ये हमने फ्री वेक्टर की कॉन्सेप्ट से इसको पैरेलल डिस्प्लेस करके यहां ले आए। हाँ, पैरेललोग्राम मेथड में एक चीज आपको याद रखनी है कि इस बार दोनों के इनिशियल पॉइंट्स आपस में जुड़ेंगे। इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट दोनों जुड़ेंगे। तो जब इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके लाइएगा ना, तो यहां मत लाइएगा, पैरेलली डिस्प्लेस करके लाइएगा तो यहां डिस्प्लेस करके लाइएगा। इसको दोनों के इनिशियल पॉइंट्स आपस में ऐड करिएगा, आपस में कनेक्ट करिएगा। इस तरीके से देखिए, ये वेक्टर ए बना लिया हमने, ये वेक्टर बी बना लिया हमने। अब इनका रिजल्टेंट जोड़ तो दिया आपने, पर वेयर इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? रिजल्टेंट के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसका वेक्टर ए का जो टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट से इसके पैरेलल एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। फिर इसके टर्मिनल पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। जहां पर ये दोनों लाइंस काटेंगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट से आप इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट था ना, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से आप इसको ऐसा मिला देंगे। तो ये जो लाइन आएगी, ये जो एक वेक्टर तैयार होगा, ये कहा जाएगा रिजल्टेंट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे। अगर दोनों के योग का आपको परिमाण और दिशा चाहिए तो लंबाई नाप लो, परिमाण मिल जाएगा। डायरेक्शन आप नाप लीजिए तो वेक्टर की दिशा मिल जाएगी परिणामी की। इस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज नियम से हम जुड़ते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम ना एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ही होता है। आप देखो बउआ, ध्यान से देखिएगा, अगर ये बी है तो इसी के समांतर और उतनी ही लेंथ का ये भी तो है। अब समांतर है, लेंथ भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों समान सदिश नहीं हो गए। अगर समान सदिश हो गए तो ये बी है तो ये भी तो बी हो गया। अब जरा इसको ढक लीजिए, आप इसको ढक लीजिए तो ये वेक्टर ए, वो वेक्टर बी और ये आर, यही तो फिगर दिख रहा है आपको। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है ये कुछ नया लॉ नहीं है, ये एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ही इसका बेस है। बस हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। ठीक है, इसमें नियम भी बता दिया जाता है कि अगर दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की, किन्हीं भी दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उन दोनों सदिशों का परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाता, परिमाण व दिशा में उस विकर्ण से निरूपित किया जाता है जो विकर्ण दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरता है। ये लॉ उसकी लैंग्वेज लिखते हैं हम, पर आपको समझना है केवल मैथमेटिकली कि कैसे जोड़ेंगे हम। तो ये पैरेललोग्राम लॉ आपका होगा, R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप कि समझ में आ गया है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। इसके बाद पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड जैसे होता है तो उसमें एक से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। मोर देन 2 वेक्टर्स आप देख ही रहे हैं। पॉलीगन मेथड, एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। जैसे आपको कई वेक्टर दे दिए जाए, एक वेक्टर ये दे दिया गया ए, एक वेक्टर आपको दे दिया गया बी, फिर एक वेक्टर आपको ऐसा दे दिया गया सी, फिर एक वेक्टर आपको ऐसा दे दिया गया,
वेक्टर डी, और आपसे बोला गया कि इन सब को ऐड करिए और ऐड करने के बाद इनका रिजल्टेंट पता लगाइए कि आपने इतने सारे वेक्टर जोड़े तो उनका परिणामी क्या मिलेगा आपको। आप वन बाय वन बनाते जाइए। मेथड वो यूज करेंगे जो ट्रायंगल लॉ में यूज किया था। फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से सेकंड वेक्टर यानी कि नेक्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कनेक्ट करते चले जाएंगे। यहाँ सबसे पहले पैरेलली ही डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन इसको हमने ए को बना लिया जो भी परिमाण और दिशा में हमको दिया जाएगा, फिर पैरेलली डिस्प्लेस करके इसमें बी बना देंगे ऐसा, ये हमने बी बना दिया, फिर सी बना देंगे पैरेलली डिस्प्लेस करके ऐसे, ये हमने वेक्टर सी कर दिया, फिर डी बना देंगे इस तरीके से। ये अब जगह मेरे पास कम है, इसको मैं छोटा ही कर देता हूं थोड़ा ऐसा, ये हमने डी बना दिया। देखो सारी वेक्टर्स ना कनेक्शन का तरीका वही है, किसी भी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से ही नेक्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कनेक्ट करते चले जाइए आप। और भी होते 50 हम और लगा देते इसी के साथ में। अगर ये कट जाती तो कट जाती लाइन, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये लग रहा होगा आपने छोटा कर दिया है, इसका मतलब कटना अलाउ नहीं होगा तभी छोटा किया है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैंने दिखाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया है। आगे लाइन निकलना चाहती हम निकाल देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हमने सारे वेक्टर्स जोड़ दिए यहां पर। अब इतने सारे वेक्टर्स आपने ऐड किए हैं, देन वेयर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल द वेक्टर्स। रिजल्टेंट कहां पर होगा, वही मेथड यूज करिए जो ट्रायंगल लॉ में यूज करते थे। कैसे रिजल्टेंट बनाते थे, जो फर्स्ट वेक्टर सबसे पहला वाला वेक्टर होता था उसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते थे, और जो लास्ट वेक्टर होता था उसके टर्मिनल पॉइंट को मिला देते थे। तो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करिए और लास्ट वेक्टर ये इसके टर्मिनल पॉइंट को मिला दीजिए, ये एक वेक्टर बनेगा, एंड दिस वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, जितने भी 4 वेक्टर यहां पर दिए गए हैं। सो वी कैन ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स बाय यूजिंग पॉलीगन मेथड। 2 से ज्यादा सदिशों को भी हम जोड़ सकते हैं बहुभुज विधि का प्रयोग करके। इसके बाद उसका परिणामी कितना आएगा, इसकी लंबाई नापेंगे तो हमको उसका परिमाण मिल जाएगा। ये एंगल अगर नाप लेंगे एंगल, तो आपको पता चल जाएगा कि जो परिणामी है वो वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है। एंगल उसका मतलब डायरेक्शन और उसका रिजल्टेंट दोनों हम पता लगा सकते हैं। तो अभी आप बताएं ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसी में एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सदिश, एक सदिश में दूसरे सदिश को अगर घटाना है तो वो कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसको अलग से हम नहीं लेंगे, ये यहीं पर आपको बता देंगे। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सदिश का घटाना कैसे किया जाएगा। यही वाले 2 वेक्टर ले लेते हैं हम। हमने मान लिया कि हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। देखो आपको क्या करना है, आपको बोला गया कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करिए और रिजल्टेंट बताइए कितना आएगा। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। एक्चुअली ये माइनस करना भी ना एक प्रकार का एडिशन प्रोसेस है। कैसे, आप देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस बी यहां पर मुझे दिख रहा था और बोला गया कि सदिश ए में से सदिश बी को माइनस करिए और रिजल्टेंट बताइए कितना आएगा। हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्चुअली जो सबट्रैक्शन होता है ना, सबट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, सबट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन ही है। देख रहे हैं आप। अब करना यह है, आपको एक वेक्टर ए ले लीजिए, एक वेक्टर माइनस बी ले लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट द सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नहीं समझ में आया? अभी आपको तरीका समझ में आ रहा है कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को माइनस करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को माइनस करना है, तो एक्चुअली हमको क्या करना है, एक्चुअली हमें वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है, ठीक है ना। और ऐड करने का तरीका ये आपके पास है, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ, जो भी लॉ आप यूज करना चाहें कर लेते हैं। देखो हम सबसे पहले ए को बना लेते हैं, आप माइनस बी बना लीजिए सबसे पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए बना लो सबसे पहले, ए बनाइए, बट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, भूलिए नहीं उसको। फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये नहीं कि हम इतना ही लंबा बनाएंगे लेकिन ऐसा बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर को याद रखिए और ए को आप ऐसा बनाइए। ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बनाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर से
ये हमने ए बना दिया, देखो बेटा ये वेक्टर ए बना दिया। अब हमें इस वेक्टर में ऐड करना है, क्या ऐड करना है? माइनस वेक्टर बी। ऐड करने का तरीका क्या है कि आप माइनस वेक्टर बी को लाइए, लेकिन उस माइनस वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए वो इसके टर्मिनल पॉइंट पे लगना चाहिए। तो कहां है माइनस वेक्टर बी? हमारे पास तो वेक्टर बी है, वी डोंट हैव माइनस वेक्टर बी, बट वी कैन फाइंड आउट द माइनस वेक्टर बी। हमारे पास नहीं है पर हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज, हमारा जो पहले का नॉलेज है, पिछली क्लास का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक्सरसाइज 10.1 का, भले वो इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से नहीं उसको देखा क्योंकि आपको लगता था कि वो आपको आता है, पर याद करिए कि वेक्टर बी को माइनस वेक्टर बी बनाना भी वही सीखा था हमने। किसी का आपने एक आर्टिकल पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी सदिश का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बताइए? परिमाण वही रखते हैं, दिशा बदल देते हैं। देखो आपको आता भी है। तो ये है बी। अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना है तो हम डायरेक्शन वही रखेंगे, लेकिन परिमाण नहीं, डायरेक्शन नहीं, परिमाण वही रखेंगे पर दिशा बदल देंगे, इधर के बजाय ऐसे कर देंगे। सो इफ दिस इज वेक्टर बी, नाउ दिस इज माइनस वेक्टर बी। समझ आ गया अभी आपको? ओके, तो अब इसके साथ जोड़ना है। आप बताएं कि ए में बी सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस ए के साथ हम इसे जोड़ें या इसे जोड़ें? इसको जोड़ना है। तो पैरेलली डिस्प्लेस करके लाइए। पैरेलली डिस्प्लेस करके लाएंगे तो ऐसे बनाएं कि हम ऐसे बनाएं? हाँ, उसको डिस्प्लेस करिए ना और उसका इनिशियल पॉइंट लगाइए इसके टर्मिनल पॉइंट पे, ये आ जाएगा दिस इज माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां है? जोड़ तो दिया हमने, बट वेयर इज द रिजल्टेंट? इसका इनिशियल पॉइंट लीजिए और इसके टर्मिनल पॉइंट से मिला दीजिए, दिस इज द रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट को हम लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसकी लंबाई नाप लीजिए तो परिणामी का परिमाण मिल जाएगा, इसकी दिशा पता लगा लीजिए तो परिणामी की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नाउ आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है कि वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में करना क्या है एक्चुअली। अगर हम बोलेंगे कि वेक्टर पी में वेक्टर क्यू को माइनस करिए, व्हाट इट मींस? इट मींस कि वेक्टर पी में हमें माइनस वेक्टर क्यू को ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ओनली, बट थोड़ा सा चेंज आपको कर देना है, वो बात आपको याद रखनी है। और आई होप कि आपको क्लियर भी है सारी चीजें। तो हम इससे आगे चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपके फिजिक्स टीचर ने भी आपको पढ़ाई होंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है मुझे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। अभी तक जो वेक्टर्स में आपने पढ़ा इस पे, तो वो पढ़ा कि एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का, और एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मेनली आपने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं ना, अधिकतर जो चैप्टर्स हमने पढ़े, जैसे आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, मैट्रिसेस पढ़ी हुई हैं आपने, उन सब में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज आती हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रॉपर्टीज आती हैं। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स करते क्या है ना, प्रॉपर्टीज को स्किप कर जाते हैं, उनको लगता है प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। पर मैं तो चाहता हूं कि आप प्रॉपर्टीज पढ़ें ताकि आपको अंदर से उसका नॉलेज मिल ले। तो इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार हम देखेंगे। वेक्टर एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जैसे है कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव होता है मतलब क्रम विनिमेय होता है। जो वेक्टर एडिशन होता है ना वो क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय का मतलब यह है कि आप अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करिए तो वही आंसर आता है जो वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करने से आता है। और अभी मैंने दिखाया भी था, यहां पर बनाए थे दो अलग अलग फिगर, जिसमें पहले वाले में ए में बी को ऐड किया था, फिर बाद वाले में बी में ए को ऐड किया था। और मैंने बोला कि दोनों का रिजल्ट कैसा मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं तो एक अलग रिजल्ट मिलेगा और वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करने से एक अलग रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव।
ये क्रम विनिमय होता है। इसलिए कभी भी अगर आपसे बोला जाए ए में बी को ऐड करिए और धोखे से आपने बी में ए को ऐड कर दिया है, सो डोंट वरी, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, जो वेक्टर के एडिशन होते हैं ना, ये एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एक वेक्टर, 3 वेक्टर आपको ऐड करने हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये 3 वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं। अब इनमें से आपने क्या किया कि पहले आप ए और बी को ऐड कर लीजिए और फिर जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसमें आप वेक्टर सी को ऐड करिए, तो वही आंसर मिलेगा जो कि आप अगर पहले बी और सी को ऐड कर लेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको अगर ए के साथ ऐड करेंगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। कहने का मतलब मेरा यूं कि अगर आपको 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं तो पहले आपने ए और बी को ऐड किया, उसका परिणामी निकाला, वो परिणामी को सी से ऐड कर दिया, एक रिजल्टेंट आ गया, उसको आपने रख लिया। फिर आपने उन्हीं 3 वेक्टर्स को लिया, लेकिन इस बार पहले ए और बी को ऐड नहीं किया, इस बार पहले बी और सी को ऐड किया, उसका जो रिजल्टेंट मिला उसको आपने ए के साथ ऐड किया, इसका भी रिजल्टेंट मिल जाएगा, परिणामी एक आएगा। आप देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट सेम आएगा, न सिर्फ परिमाण में बल्कि डायरेक्शन में भी। रिजल्टेंट में 2 चीजें होंगी ना, वेक्टर का रिजल्टेंट है परिमाण और दिशा, तो न सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम आएगा बल्कि डायरेक्शन में भी वो सेम ही रहेगा, कुछ अलगाव नहीं रहेगा उस पर। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी आती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी कितना आसान है। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा वेक्टर, किसी भी वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा वेक्टर होगा जिसको अगर हम पहले वाले वेक्टर में ऐड कर दें तो उस वेक्टर की आइडेंटिटी ना बदले। देखो कितना आसान है, नाम से ही आप समझ लो ना, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर से सुनिए, हमारे पास सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है, अब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? तो इस वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा वेक्टर होगा कि अगर उसको हम इसमें ऐड कर दें तो भी ये वेक्टर यही बना रहे, मतलब इसकी पहचान ना बदले। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा कब हो सकता है? अब आप समझ भी सकते हो, वेक्टर ए में ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये वेक्टर ए ही बना रहे? आंसर है, इसमें आप वेक्टर 0 ऐड कर दो तो वेक्टर ए ही बना रहेगा। तो इस जगह पर 0 को क्या कहा जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेक्टर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर ए। फिलहाल वेक्टर 0 किसी भी वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी हो सकती है। योज्य तत्समक शायद इसको हिंदी में कहते हैं, आप देख लीजिएगा इसकी हिंदी, योज्य तत्समक। बताइए समझ आया कि नहीं आया भाई? आपको ये क्लियर हो गया? एक प्रॉपर्टी और है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स कौन सी प्रॉपर्टी है? थोड़ा देखिए, किसी भी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे? एडिटिव इनवर्स किसी भी वेक्टर का, देखो जैसे ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स किसको कहा जाएगा? इस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स वो वाला वेक्टर को बोलेंगे कि उसको अगर हम इसमें ऐड कर दें, एडिटिव इनवर्स है ना, ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। सिंपल। तो अब आप बता सकते हैं, इसमें हम ऐड करना चाहते हैं और इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। बताइए किसको ऐड कर दें? वेरी गुड, -a को। तो -a क्या चीज है?
माइनस ए वेक्टर ए की एडिटिव इनवर्स है। सो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। योज्य प्रतिलोम कहा जाता है इसको हिंदी में, योज्य प्रतिलोम। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज है, देखिए सब जगह ऐड करके ही हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगला पॉइंट क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक सदिश राशि को जब किसी आप अदिश नंबर से गुणा करवाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है। एक चीज और, ये अभी इसको मुझे एक चीज याद आ रही है, अभी एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था ना आपने। एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने पढ़ा ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर आर, जिससे आप रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और आर को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, या आप आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दीजिए, ऐसे तो लिखते हैं आप। अब एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, इसलिए एक बार थोड़ा सा यहां पर आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर इसका नाम ए होता, इसका नाम बी होता और इसका नाम सी होता, पॉइंट अगर ने उनके नाम रख दें हम, तो हम क्या लिख सकते हैं। वेक्टर ए को क्या लिखा जाएगा बताइए, ए बी लिखा जाएगा कि बी ए लिखा जाएगा, बताया है मैंने आपको ये। तो वेक्टर ए के लिए हम लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी के लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर बी सी, और वेक्टर आर के लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर ए सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत याद रखना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, वेक्टर्स के ऐड होने में इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मिलना ही चाहिए, तो ही आप जोड़ सकते हैं। और ठीक है, लास्ट और फर्स्ट मिल गया, इसका मतलब हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ सकते हैं तो क्या आएगा, आंसर ये आएगा ए सी, बी वहां से गायब हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आप देख भी रहे हैं, है ना। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आप बताइए मुझे, अगर ये चीज आप समझ गए हैं, पी क्यू प्लस आर एस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी एस आएगा। वेरी गुड। अब आप ये देखो कि क्या आप जोड़ सकते हो। हमने क्या बताया, आप तभी ऐड कर सकते हैं जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम नंबर हो। तो इसका लास्ट तो क्यू है, इसका फर्स्ट आर है, आप जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो आंसर कहां से निकाल दिया पी एस आपने। सोचिए जरा आप, मतलब आप जोड़ नहीं सकते लेकिन आंसर निकाल सकते हैं, ये गलत है। अब याद रखिएगा, पहली बार है ना, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज करके दिया आपको, क्योंकि देखें आप क्या करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, पी आर इसका आंसर आ जाएगा। और इस बार हम जोड़ भी सकते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं आया अब आपको, अब तो भूलेंगे नहीं ना, बस यही चीज वहां रह गई थी, तो मेरे मन में लग रहा था कि इसको बताया जाए आपको एक बार। सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक वेक्टर है हमारे पास और उसको हमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सपोज वी हैव अ वेक्टर ए, ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। अगर हमने इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 5 से कर दिया, -3 से कर दिया, ये स्केलर नंबर है। तो अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूंगा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 वेक्टर ए बना दिया, तो आप जानते हैं ये जो 2a बनेगा, ए ये है, 2a
कैसा होगा, उसमें कितना बदलाव आएगा, तो मैं आपको बताऊं कि बदलाव सिर्फ और सिर्फ परिमाण में आएगा। जब आप किसी वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परिमाण पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। पहले की तुलना में उसका परिमाण कितना हो जाएगा, 2 गुना। अब आप सोचोगे दिशा का क्या होगा, दिशा नहीं बदलेगी। याद रखें, जब किसी वेक्टर से किसी स्केलर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन नहीं चेंज होती, ये चीज आप याद रखिएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे उतने गुना हो जाएगा। बस आप ये समझ लें। तो अगर ये वेक्टर ए है तो 2 वेक्टर ए कैसा बनाया जाएगा बताइए। 2 गुना करके ऐसा चलेगा, क्यों भाई, ये वेक्टर ए है, इतना बड़ा था, इसी का हमने 2 गुना करके 2 वेक्टर ए बना दिया। ठीक है, ये नहीं ठीक है, क्यों, डबल तो कर दिया हमने, पर हमने डायरेक्शन भी तो बदल दी। ये अलाउड नहीं है, डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए, डायरेक्शन यही रहनी चाहिए। डबल करो लेकिन डायरेक्शन तो ना बदलो कम से कम। समझ आ गया। तो अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन नो चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड कितना बदल जाएगा, तो जिस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे उतने गुना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 2 से कराएंगे 2 गुना लंबाई हो जाएगी, 3 से कराओगे 3 गुना लंबाई हो जाएगी, 1/2 से कराएंगे लंबाई आधी रह जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूंगा वेक्टर a/2 बताइए, तो जो ये वेक्टर a है ना, इसकी हाफ लेंथ केवल बना देंगे हम, बस ये वेक्टर a/2 आ गया। डायरेक्शन नहीं बदलेंगे आप, ये बहुत ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि -3 वेक्टर a कैसा होगा, -3 वेक्टर a लंबाई कितने गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना। दिशा का क्या होगा, चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? इस बार माइनस है इसलिए चेंज होगी। तो दिशा में एक काम कर लीजिए, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव स्केलर नंबर है तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर नेगेटिव स्केलर नंबर है तो अपोजिट हो जाएगी। याद रहेगा अब आपको? ठीक है, वहां नहीं बदलेंगे, समझ तो गए हैं ना आप। अगर ऐसा करेंगे, आप बताइए कैसा बनाया जाए। ये जितना बड़ा a है इसका कितना बड़ा बनाया जाए 3a को? 3 गुना। ये 3 गुना बना दिया हमने। तीर किधर लगाए, दिशा किधर बना दें? इधर की तरफ तीर लगाए कि इधर तीर लगाए? इधर तीर लगाए। किधर तीर लगाए? इधर लगाना चाहिए। ये है -3 वेक्टर। अब बताएं, अब आपको समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? ये बउआ हो, आ रहा है समझ में? तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई है आपको, इसलिए ज्यादा अब हम इसको नहीं, इस पर टाइम खर्च करेंगे। डायरेक्शन का भी याद रहेगा, चेंज हो भी सकती है और चेंज नहीं भी हो सकती है। नहीं भी चेंज हो सकती है अथवा हो भी सकती है। होगी कब? जब गुणा करवाने वाला नंबर आपका नेगेटिव स्केलर नंबर होगा तो अपोजिट हो जाएगी, चेंज होगी। पर चेंज में भी याद रखिएगा, किसी भी तरफ उसको घुमा के बना दोगे ऐसा नहीं है। चेंज होगी तो फिर अपोजिट ही जाएगा और किसी दिशा में नहीं जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये आपको? तो नोट करिए और अगला देख लें क्या है। नेक्स्ट लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, किसी भी सदिश को ना हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको। वैसे इसे हमने जब 10.1 एक्सरसाइज बताई थी आपको इंट्रोडक्शन, तो वहां थोड़ा सा इसको बताया गया था कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप। यहां पर मैं इस तरीके से ये बना लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, स्पेस पर
कहीं पर भी कोई पॉइंट है। एक चीज और याद करिए, आपने जब साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी, तो उसमें एक चीज पढ़ा हुआ है कि एक्स अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई अक्ष की डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। मतलब अगर एक्स अक्ष की दिशा में 1 यूनिट का वेक्टर है तो उसको हम क्या लिखेंगे? आई कैप। अगर एक्स अक्ष की दिशा में 2 यूनिट का वेक्टर है तो क्या लिखेंगे? 2 आई कैप। ये चीज कुछ समझ में आई? फिर से, वाई अक्ष की दिशा में 1 यूनिट का वेक्टर अगर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? जे कैप। लेकिन अगर वाई अक्ष की दिशा में 3 यूनिट वेक्टर है तो 3 जे कैप लिखना पड़ेगा हमको। ये कुछ समझ में आया आपको? इस तरह से अगर हम ये देखें, ये मैंने एक बना दिया बॉक्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, z, एंड दिस पॉइंट इज सिचुएटेड इन द स्पेस एनीवेयर। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, ये कॉर्नर को ओरिजिन पॉइंट मानिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट P है वो x पर है, y एक्सिस पर है कि z एक्सिस पर है? तीनों पर है। एक पॉइंट तीनों एक्सिस पर कैसे हो सकता है? वो तो तभी पॉसिबल है जब आप ओरिजिन पॉइंट को बनाएंगे। आप ये पॉइंट यहां पर है कहीं पर, दिस पॉइंट इज सिचुएटेड इन स्पेस एनीवेयर, यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट यहां पर है तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस दिन मैंने जिक्र किया था कि आपको एक्स अक्ष की तरफ भी थोड़ा चलना पड़ेगा, वाई अक्ष की तरफ भी चलना पड़ेगा और जेड अक्ष की तरफ, तब आप पहुंच पाओगे। ऐसे जैसे बाई चांस यहां पर हमने रखा, एक्स अक्ष की तरफ आप इतना चल के आए, फिर थोड़ा वाई अक्ष की तरफ ऐसे जाना पड़ेगा आपको ऐसे, फिर थोड़ा जेड अक्ष की तरफ ऊपर आना पड़ेगा, तो तीनों एक्सेस पे चलना पड़ेगा। और इसीलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई, जेड। और फिलहाल अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड है ना, इसका मतलब है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष की दिशा में हमें कितना दूर चलना पड़ा होगा? एक्स दूरी चलना पड़ा होगा। वाई अक्ष की दिशा में कितना दूर चलना पड़ा होगा? वाई डिस्टेंस चलना पड़ा होगा। और जेड अक्ष की डायरेक्शन पे कितना चलना पड़ा होगा? जेड डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना पड़ा होगा, तब कहीं इस पॉइंट पर पहुंचे होंगे, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताइए कि अगर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष की तरफ एक्स दूरी चले आप, वाई अक्ष की तरफ वाई डिस्टेंस चले आप, और जेड अक्ष की डायरेक्शन पे जेड डिस्टेंस चले हैं आप, तो एक्स अक्ष की दिशा में 1 यूनिट चलने पर कितना वेक्टर लेना पड़ता है? एक्स अक्ष की डायरेक्शन पे 1 यूनिट डिस्टेंस चलने पर क्या वेक्टर लेते हैं? आई कैप। और हम तो एक्स यूनिट डिस्टेंस चले हैं, कितना लेना चाहिए हमको? एक्स आई कैप। वेरी गुड। तो एक्स आई कैप ये हो जाएगा। ऐसे ही वाई अक्ष की दिशा में 1 यूनिट डिस्टेंस जाने पर कितना वेक्टर लेना पड़ता है? जे कैप। हम तो इधर की तरफ वाई डिस्टेंस चले हैं, वाई यूनिट डिस्टेंस चले हैं, तो कितना लेना पड़ेगा हमको? वाई जे कैप। ऐसे ही जेड अक्ष की दिशा में जेड यूनिट डिस्टेंस चले हैं तो जेड के कैप, और तब जाकर हम पी तक पहुंचे हैं, इसलिए तीनों का हम क्या कर देंगे? ऐड। एक्स अक्ष में भी चले, वाई अक्ष में भी चले, जेड अक्ष में भी चले, और इस तरीके से ये एक वेक्टर तैयार हो गया। आप इसको ओपी वेक्टर बोल सकते हैं, इसको आर वेक्टर बोल सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये वेक्टर ओपी है, यही वेक्टर आर है, ये सब आपको पहले भी बताए गए हैं। इस तरह से आप ये कॉम्पोनेंट फॉर्म कहलाता है। किसी भी सदिश का ये वाला जो रूप होता है ये उसका कॉम्पोनेंट फॉर्म कहलाता है, घटक रूप कहलाता है सदिश का। कुछ बात समझ में आई? अभी तो ये हमने एक्स वाई जेड में बताया आपको, हम चाहते तो नंबर भी ले सकते थे, हम ले सकते थे 2, 3, 4। अब अगर बताइए इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 होते, इसका मतलब एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ता आपको? 2 मीटर, वाई अक्ष पे 3 मीटर, जेड अक्ष पे 4 मीटर चलना पड़ता आपको।
तो उसका वेक्टर क्या बनता, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस विल बिकम द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ दैट पॉइंट, दैट वेक्टर। और आप जानते हैं अभी तो हम डिस्टेंस बता के कंपोनेंट फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं, हम चाहें तो कंपोनेंट फॉर्म बता करके आपसे एक्चुअल लोकेशन पूछ सकते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिया कि कुछ भी, कि आप ये अगर ओरिजिन मानते हैं तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अगर आप जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस लोकेशन पर जाइए और यहां पर आपको खजाना मिलेगा। अब अगर आप इसको जानते हैं तो खजाना ले आओगे, नहीं जानते हो तो लालचा के रह जाओ, खजाना नहीं ला पाओ बेटा। बताइए, पहुंच जाएंगे इस लोकेशन पर, आप क्या करिएगा? खजाने की बात है ना, पहुंचना जरूरी है। बताइए क्या करेंगे आप? सबसे पहले 3 मीटर डिस्टेंस किसकी तरफ जाएंगे? एक्स अक्ष की डायरेक्शन पे। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। फिर रुक जाइए, वहीं खड़े हो जाइए। फिर इसके बाद कितना चलना है? 4 मीटर। किधर की तरफ? तो वाई अक्ष इधर है तो 4 मीटर ऐसा चले जाइए इधर, जहां पर भी आप पहुंचते हैं। फिर क्या करिए आप? 5 मीटर जाना है किधर की तरफ? माइनस जेड अक्ष पे। ऊपर खजाना थोड़ा लटका है, हवा में लटका होगा खजाना, हवा में लटका सभी लोग पा जाएंगे। माइनस जेड अक्ष, अगर जेड ऊपर है तो आपको ऐसा नीचे जाना पड़ेगा। कितना दूर? 5 मीटर। और वहां पर जाओगे, मिल जाएगा फिर आपको। अब बताइए, तो हम आपको डिस्टेंसेस देकर कंपोनेंट फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म देकर के आपसे उसके एक्चुअल लोकेशन भी पूछ सकते हैं उस पॉइंट की, कि वो पॉइंट कहां पड़ेगा जा करके। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट फॉर्म है। इसमें भी एक बड़ी बढ़िया चीज है, देख लीजिए सभी लोग। बढ़िया चीज ये है कि इसमें जो x, y और z होते हैं ना, इनको बहुआ बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट। इनको क्या कहते हैं? स्केलर कंपोनेंट। और x i कैप कॉमा y j कैप कॉमा z k कैप, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट्स। कुछ बात समझ में आ रही है? आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक जो होते हैं उनको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स, अदिश घटक। और जो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप होते हैं, इनको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स, सदिश घटक कहा जाता है इन्हें। अभी भी नहीं समझ में आई बात? आपको आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा कोई वेक्टर दिया है तो उसका मापांक कैसे निकालिएगा? मापांक कैसे निकालिएगा? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ओपी आप चाहो तो लिख दो, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ओपी या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर। इसको उस समय इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था, आज फिर बताए दे रहे हैं। और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा ही होगा क्या तरीका होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी सदिश के सभी अदिश घटकों के वर्गों के योग का वर्गमूल ही उस सदिश का क्या कहलाता है? मापांक कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से किसी भी वेक्टर का आप क्या निकाल लिया करेंगे? मापांक निकाल लिया करेंगे, उसका मॉड्यूलस निकाल लिया करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद और क्या देखें? ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म हो गई। और ये इसके बाद इसका एक यूनिट वेक्टर देखना है। किसी भी सदिश का ना यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं, आप इसे नोट करिए, फिर हम यूनिट वेक्टर पर बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? हालांकि जब एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन बताया था तो उस समय इसका जिक्र हो चुका है।
इसलिए मैं वो चीज तो नहीं बताऊंगा, वो आप वहां से अपना देख लीजिए। पर अगर कोई वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, कोई वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको आज निकालना बताऊंगा, उसको कैलकुलेशन करना बताऊंगा। सपोज वी हैव अ वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर। इसका हमको इकाई सदिश प्राप्त करना है। प्रदर्शित किससे करोगे बताइए? अगर ये वेक्टर है तो ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या फॉर्मूला आपको बताया गया था? वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है किसी भी दिए गए वेक्टर का इकाई सदिश पता लगाने का, और उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गिवन वेक्टर ए है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट किया करेंगे। यहां पर गिवन वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये उसका फॉर्मूला होगा। फुल वेक्टर में उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे। ए कैप इज इक्वल टू, फुल वेक्टर इसका क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर का मॉड्यूलस याद करिए क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ऐसे भी यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के कैप। हम तीनों पदों में इसको अलग अलग कर देंगे, ये भी यूनिट वेक्टर कहलाएगा, और ऐसे भी हम यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। अब बताइए ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? और यूनिट वेक्टर के बारे में क्या होता है, ये आप 10.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इसके साथ एक चीज और थी, देखो मुझे अभी याद आ रही थी, अभी हम भूले जा रहे हैं। हाँ, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर्स दिए गए हैं, आप उनको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, और दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं तो कैसे बराबर हो सकते हैं? छोटा सा पॉइंट है, आप देख लीजिए। जैसे मान लिया एक वेक्टर हमें दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और एक वेक्टर हमको b दे दिया गया है, b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। देख के बताइए वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? a1, a2, a3। वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? b1, b2, b3। हमें इन दोनों को ऐड करना है। अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत याद रखिएगा, आई वाले टर्म के साथ आई वाले टर्म को ऐड करेंगे, जे वाले के साथ जे वाले को, के वाले टर्म के साथ के वाले टर्म को। तो इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a1 प्लस b1 आई कैप। ऐसे इसको इसके साथ a2 प्लस b2 जे कैप। सिमिलरली a3 प्लस b3 के कैप। सो दिस इज द मेथड कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं तो कैसे ऐड करेंगे आप। नहीं समझ में आया आपको? ठीक है। ये अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या करेंगे? ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। आई वाले स्केलर कंपोनेंट का आई वाले स्केलर कंपोनेंट में ही प्लस या माइनस करना है आपको। आई का जो स्केलर कंपोनेंट होगा उसके दूसरे के साथ जाके नहीं प्लस माइनस करना है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो कब बराबर हो सकते हैं?
इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर कब हो सकता है? आंसर है एक सदिश दूसरे सदिश के तभी बराबर हो सकता है जब दोनों के स्केलर कंपोनेंट्स सेम होंगे, और वो भी करेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स। करेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब है सदिश नहीं, करेस्पॉन्डिंग संगत अदिश घटक बराबर होंगे तो वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। संगत अदिश घटक का मतलब है आई कैप का स्केलर कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के आई कैप के स्केलर कंपोनेंट के ही बराबर आना चाहिए। जैसे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब a1 किसके बराबर आ जाए, a1 विल बी इक्वल टू b1, a2 विल बी इक्वल टू b2, a3 विल बी इक्वल टू b3। तो दो सदिश एक दूसरे के तभी बराबर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। संगत अदिश घटक, संगत अदिश घटक का मतलब आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक के बराबर हो, जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक के बराबर हो, के कैप का गुणांक के कैप के गुणांक के बराबर हो, तो ही ये दो सदिश एक दूसरे के बराबर आ सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अब ये समझ में आ गया। तो ये इसमें हमने क्या सीखा था, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें डिटेल बता दी गई है आपको। फिर अगला हमने ये सीखा है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो सदिश दिए गए हैं तो उनको आपस में जोड़ और घटाव कैसे करेंगे आप। फिर हमने देखा कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो सदिश हैं और वो दोनों सदिश आपस में बराबर हैं तो अगर वो दोनों सदिश आपस में बराबर हैं तो फिर कैसे बराबर हो सकते हैं, उसका हमने ये मेथड देखा है कि इस तरीके से बराबर हो सकते हैं। उनके सभी के आई कैप का गुणांक जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक आपस में इक्वल रहने चाहिए तो ही वो बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी देखो एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और 10.2 के इंट्रोडक्शन में अभी हम यहां तक पहुंचे हैं। अभी इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीजें अभी और बाकी हैं। जैसे अभी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं, ये बाकी है। तो अगर आपको वक्त है तो अभी बता देते हैं हम 5 मिनट में। ठीक है, तो इससे आप नोट करिए, बता देते हैं हम उसको। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ गिवन वेक्टर। अगर एक वेक्टर हमको दिया गया है तो उसके हमसे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं। डायरेक्शन रेशियोज जिसे आप बोलते हैं दिक् अनुपात और डायरेक्शन कोसाइंस जिसे आप बोलते हैं दिक् को ज्याई। देखिए क्या होते हैं ये आप नहीं पूछेंगे क्योंकि ये हम एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन में बताया है आपको, इसलिए यहां आप नहीं पूछेंगे। अगर आपको जानना है तो उसी का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। एक वेक्टर के दिक् अनुपात और दिक् को ज्याई ज्ञात कैसे करते हैं ना, ये हम आपको बता देंगे। देखो कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, मान लिया सपोज वी हैव अ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, इतना आसान है, इतना आसान है, मुझे नहीं लगता इससे आसान मैथमेटिक्स में कुछ होता है। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आपको याद है, उसे हम डी आर्स लिखा करते थे, डी आर्स ऑफ वेक्टर ए। देखो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप कुछ मत करिए, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक बता दीजिए बस, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जिन्हें आप इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स ही उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, बस सिंपल। नहीं समझ में आया, कुछ कठिन है इसमें? अरे यहां से निकाल के एक्स वाई जेड यहां लिख दिया यार, इसमें क्या कठिन है? अच्छा, अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए,
अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाए तब आप करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर बना देंगे आप। यूनिट वेक्टर क्या बनेगा इसका यूनिट वेक्टर बनेगा x अपॉन, अभी बना के दिखाया था हमने आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछे जाए तो आप सबसे पहले दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दीजिए। यूनिट वेक्टर जैसे ही बन जाए फिर आप उसके डीसीज बता सकते हैं, डीसीज ऑफ वेक्टर ए, डीसीज ऑफ वेक्टर ए। क्या डीसीज होंगे? यूनिट वेक्टर जब बना दिया उसके बाद आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक बताओ, ये डीसीज हो गए। ये आया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन L हो गया। इसके बाद y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर m हो गया। z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n हो गया। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस ये बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताने हो आप तुरंत से उसके आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक निकाल के बता दीजिए, वही उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। अगर आपको उसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं तो आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लीजिए पहले, और यूनिट वेक्टर बनाने के बाद जो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक आएंगे ना, वो इस वेक्टर के डीसीज कहे जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहे जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो LMN लिखा हुआ है। और LMN के बीच में एक रिलेशन भी बताया गया है आपको, क्या बताओ? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद है ना आपको? बस पर्याप्त है। इसमें और कुछ छोटी मोटी चीजें हैं अभी, अब उनको करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? आज नहीं करेंगे। तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिए। मैथमेटिक्स से बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोर करा जा सकता है इसमें बहुत सारे मार्क्स, क्योंकि इसमें आपके हर सही जवाब के लिए 100% मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये एक मार्क्स को स्कोर करने का सब्जेक्ट भी है और इजी भी है अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं तो। आज इतने ही रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।